हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हमारा अकाउंटिंग का पार्ट 6 है और आज हम ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं ब्रांच अकाउंट्स का। तो देखिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक है हेड ऑफिस, ठीक है ना, और उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं अलग अलग सिटीज में, ठीक है। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सो ब्रांच अकाउंट्स रिकॉर्ड द ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेम बिजनेस whether such branches are situated in the same town or at other towns in India or abroad। ठीक है, कोई भी एक हेड ऑफिस है, ठीक है, किसी भी बिजनेस का, और उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो उन ब्रांचेस के जो भी अकाउंट्स होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं उसे हम कहते हैं ब्रांच अकाउंट्स। अकाउंट्स विच आर ओपन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस रिलेटेड टू ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रांच अकाउंट्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास ब्रांच अकाउंटिंग। सो ब्रांच अकाउंटिंग क्या है? ब्रांच अकाउंटिंग is a bookkeeping system in which separate accounts are maintained for each branch or operating location of an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम ऑपरेट करते हैं तो जो उसके सेपरेट अकाउंट्स का जो बुक कीपिंग सिस्टम है उसे हम कहते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है, ये किस पे फाइंड किया जाता है? मेनली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, चेन ऑपरेटर्स होते हैं, वहां हम इस तरीके की अकाउंटिंग को परफॉर्म करते हैं। So branch accounts can also refer to records individually produced to show the performance of different locations with the accounting records actually maintained in at the corporate headquarters। अलग अलग जो ब्रांच है हमारी उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ब्रांच अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रांच अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स कि क्यों हम ब्रांच अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो है कि हर एक ब्रांच का सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैलकुलेट कर सकें। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चल सके हर एक ब्रांच की सेपरेटली, टू नो द कैश एंड गुड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेरियस ब्रांचेस, टू इवेल्युएट द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच ब्रांच। हर एक ब्रांच का प्रोग्रेस किस तरीके से है, परफॉर्मेंस किस तरीके से है, ये इवेल्युएट करने के लिए। टू कैलकुलेट कमीशन फॉर पेमेंट टू मैनेजर्स इफ बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स ऑफ ब्रांच। कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ब्रांच अकाउंट्स की। टू गिव कॉन्क्रीट सजेशन फॉर द इंप्रूवमेंट इन द वर्किंग ऑफ वेरियस ब्रांचेस। जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वहां की वर्किंग को अगर हमें इंप्रूव करना है तो उसके लिए भी ब्रांच अकाउंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक इनैक्टमेंट्स एज ऑल ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी मस्ट कीप द अकाउंट्स फॉर ऑडिट पर्पस। ठीक है, जो ऑडिट पर्पस के लिए भी हमारे लिए हर एक अकाउंट को जो भी चेक करना है वो इजी हो जाता है। तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ब्रांच अकाउंट्स के। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स। सो हमारे पास क्या टाइप्स है? देखिए मेनली दो टाइप होते हैं, इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। हमने ये वाला स्टडी करना है। इनलैंड ब्रांच में हमारे पास दो कैटेगरी आती हैं, डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच। ये किस तरीके की होती है आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिपेंडेंट ब्रांच की। सो डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो अपना सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करती हैं और टोटली डिपेंडेंट होती हैं आपके हेड ऑफिस के ऊपर। और द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन दैट इज प्रॉफिट और लॉस इज असरटेन बाय द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस सारे के सारे अकाउंट्स को मेंटेन करता है और यहाँ पर जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो अपने सेपरेट अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करती क्योंकि वो पूरा का पूरा डिपेंड होती हैं हेड ऑफिस पे, इसीलिए हम इसे कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। इन अदर वर्ड्स, head office maintains and opens a branch account in its book in order to find out the result of the operation. Branches supply some related information to the head office like positioning of cash, debtor stock, etc. So dependent branch simply जो अपने अकाउंट्स को सेपरेटली मेंटेन नहीं करती और कंप्लीटली डिपेंड होती हैं हेड ऑफिस के ऊपर। फिर आती है हमारे पास इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। सो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस मतलब जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दोज विच मेंटेन कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो सेपरेटली सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करके अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती है। दिस पर्टिकुलरली हैपेंस व्हेन देयर साइजेस आर वेरी लार्ज ड्यू टू वेरियस फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटीज। इन शॉर्ट दे प्रिपेयर देयर ओन अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली अपने अकाउंट्स बना रहे हैं उसमें इंडिपेंडेंटली परचेज, सेल, कैश, क्रेडिट सारी की सारी इंफॉर्मेशन को मेंशन करते हैं। They may supply goods to head office, pay expenses, deposit cash in their own account like an independent unit. Thus, they maintain their own accounts under double account system. This is why they are called independent branch. किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट ब्रांच। फिर आती है हमारे पास फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांचेस जो होती है वो आउटसाइड द कंट्री होती हैं। इनको आप दोनों ही तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, डिपेंडेंट एज वेल इंडिपेंडेंट। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। तो हमारे पास चार मेथड्स हैं, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम,
होलसेल प्राइस सिस्टम और फाइनल अकाउंट सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटर सिस्टम के बारे में। सो अंडर दिस सिस्टम हेड ऑफिस मेंटेन्स सेपरेट branch account for each branch. It will be prepared to find out profit or loss of the branch. The branch account is nominal account. हमें नॉमिनल का रूल पता है कि हम डेबिट में सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को लिखते हैं और क्रेडिट में सारी इनकम और गेन्स को लिखते हैं। इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं। डेटर सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले कोई भी गुड्स होगा अगर हमने ब्रांच में सेंड किया है तो ब्रांच यहाँ पे रिसीवर कौन है, ब्रांच अकाउंट। सो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अगर कोई एक्सपेंसेस है जो ब्रांच के पे कर रहा है हेड ऑफिस, तो एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और आपके पास से कैश जा रहा है तो टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। फिर अगर कैश सेंड किया जा रहा है ब्रांच फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश बीइंग सेंट फॉर पेटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे के लिए कैश भेजा जा रहा है सो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है अगर गुड्स रिटर्न किए गए हैं, ब्रांच ने वापस से हेड ऑफिस को कोई गुड्स रिटर्न कर दिए तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। फॉर कैश सेल बाय द ब्रांच ने कोई कैश सेल करी तो पैसा आया है हमारे पास तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हम क्लोज कर रहे हैं, ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। प्रॉफिट अगर अर्न कर रहे हैं तो ब्रांच अकाउंट टू जनरल पीएनएल, क्योंकि हमारा पीएनएल क्रेडिट होता है, इनकम और गेन सारे क्रेडिट साइड आते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल। और अगर कोई लॉसेस है तो वो क्या हो जाएंगे, डेबिट। अब हमारे पास ब्रांच अकाउंट का कुछ फॉर्मेट है वो इस तरीके का है। यहाँ पर टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यहाँ पे डेटर्स, पहले स्टॉक लिखते हैं फिर डेटर्स आते हैं। फिर कोई अगर पेटी कैश है इनका ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई गुड्स हमने ब्रांच में सेंड करे हैं तो कॉस्ट प्राइस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंसेस आते हैं आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर आती है बाय कैश, कैश सेल हुई है हम पे आया है, क्योंकि देखिए ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड हमारी सारे के सारे एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस को शो करेगी, वेयर एज जो क्रेडिट साइड है वो हमारी गेन्स को शो करेगी। फिर बाय कैश, अगर हमें कोई डेटर से पैसा रिसीव हो रहा है, अगर हमने गुड्स सेंड करे हैं, रिटर्न करे हैं हेड ऑफिस, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, ब्रांच डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस, और अगर इस तरफ हमारा बैलेंस बचता है तो वो आता है हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पर आता है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। सो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम क्या कहता है, दिस मेथड इज ऑल्सो अडॉप्टेड टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ब्रांच. This method is generally adopted when the goods are dispatched to the branch at the selling price, when the brand is not authorized to vary. जब हम सेलिंग प्राइस पर अपने गुड्स को हेड ऑफिस से ब्रांच में डिस्पैच करते हैं तो तब हम यूज करते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो यहाँ पर ब्रांच एसेट अकाउंट मेंटेन होता है, ठीक है, जहाँ पे एसेट इंडिविजुअल एसेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। देन ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, हर एक एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जहां पर हम स्टॉक का जो है सरप्लस और शॉर्टेज चेक करेंगे। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट इनवॉइस प्राइस। ओपनिंग स्टॉक इज पोस्टेड एट द डेबिट साइड। गुड्स सेंड टू ब्रांच इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड। गुड्स रिटर्न कहाँ आएंगे, क्रेडिट साइड में। और अगर कोई एक्सेस होगा, डेबिट ओवर क्रेडिट, मतलब अगर आपका डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो वहां पर क्या आती है, शॉर्टेज। और अगर आपका क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो फिर क्या आती है, सरप्लस। उसके बाद हमारे पास एक बनता है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो ट्रेडिंग और अकाउंट का होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो ब्रांच एक्सपेंस का बनता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेम जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते थे तो ये सब चीजें डेबिट हो जाती हैं, स्टॉक रिजर्व, प्रॉफिट। और क्रेडिट हम करते हैं स्टॉक रिजर्व जो ओपनिंग बैलेंस होता है, जो एलिमेंट हमारा सरप्लस निकल के आया है, प्रॉफिट एलिमेंट इन गुड्स सेंड टू ब्रांच। और जो भी एक्सेस होता है उसे हम या तो ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट के तरीके से दिखाते हैं। अगर डेबिट में आएगा तो वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा और क्रेडिट में आएगा तो वो हमारा ग्रॉस लॉस होगा। सेकंड पार्ट में ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनता है, जो शॉर्टेज को शो करता है हमारे पास। और अगर डेबिट साइड में कुछ चीज है तो वो शॉर्टेज होंगी और क्रेडिट साइड में है तो वो सरप्लस कहलाएंगी। जो बैलेंस होता है वो प्रॉफिट और लॉस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज हैं कि ब्रांच अगर गुड्स अगर ब्रांच में भेजे गए हैं तो किस तरीके से एंट्री होगी, सेल्स अगर करी जा रही है तो क्या एंट्री होगी, कैश बेसिस, क्रेडिट बेसिस। अगर कैश रिसीव किया जा रहा है डेटर से तो पैसा आ रहा है। ब्रांच एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, कैश में पे कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी। उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, इन्फ्लेटेड प्राइस, प्राइस बढ़ गया है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल P&L अकाउंट, अगर लॉस है तो कैसे ट्रांसफर होगा, सेम सारी चीजें जो हमने पहले पढ़ी हैं। उसके बाद नेक्स्ट दो अकाउंटिंग सिस्टम और बचते हैं ब्रांच के, फाइनल अकाउंट सिस्टम एंड होलसेल प्राइस सिस्टम।
तो फाइनल अकाउंट सिस्टम कुछ भी नहीं है, सिंपली आपने जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, उसी के अकॉर्डिंग सारा का सारा प्रिपेयर किया जाता है, जहां पर हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस या फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को असरटेन करते हैं। The opening stock and goods sent to branch is debited in the trading account and the closing stock sales goods returned by branch is credited to the trading account. फिर आता है होलसेल प्राइस सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम द गुड्स आर इनवॉइस्ड एट द होलसेल प्राइस टू अ रिटेल ब्रांच। होलसेल प्राइस पर हम गुड्स को इनवॉइस करते हैं रिटेल ब्रांचेस को। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो होलसेल प्राइस पर शो किए जाते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स क्लोजिंग स्टॉक के डेबिट होते हैं, ठीक है। स्टॉक रिजर्व टू पीएनएल अकाउंट में, हेड ऑफिस के पीएनएल अकाउंट में हम उन्हें डेबिट कर देंगे। सिमिलरली अगर स्टॉक रिजर्व है ओपनिंग अकाउंट का तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, अगर क्लोजिंग है तो डेबिट में जाएगा, ओपनिंग है तो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ब्रांच अकाउंट खत्म होता है। ब्रांच अकाउंट सिंपल से आपने बस इतना ध्यान रखना है कि ब्रांच अकाउंट में हम क्या करते हैं, एक हेड ऑफिस है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस है, तो उनका सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं और हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक गुड को प्रिपेयर कर रहे हैं। सपोज मेरी फैक्ट्री है और वहां पर मैं एक से ज्यादा गुड्स को प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं शूज भी बना रही हूँ, ठीक है, सॉक्स भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और भी कोई क्लोथ मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो इनके काम को मिक्सअप करने से अच्छा है मैं इनका डिपार्टमेंट बना दूं, लाइक डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, और इस तरीके से जब हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं उससे हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। सेपरेटली डिपार्टमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करना डिपार्टमेंटल अकाउंट कहलाता है। तो यहाँ पर पहले मीनिंग देखते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द अकाउंट्स ऑफ देयर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन सेपरेट बुक्स। हर एक डिपार्टमेंट को ट्रायल बैलेंस और पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हमें हर एक चीज प्रॉपर तरीके से मिल जाए, प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, इसीलिए हम डिफरेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉसेस आते हैं उन्हें हम ट्रांसफर करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं पूरे की पूरे टोटल ऑर्गेनाइजेशन की, कि हर एक डिपार्टमेंट से हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, और जब उसे कंबाइन करते हैं तो हमें किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस डिपिक्ट होते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 2 मेथड्स हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। एक सेपरेट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हम कर सकते हैं, लाइक डिपार्टमेंट ए का मैंने पूरा सेपरेट अकाउंट बनाया, या फिर हम कॉलम वाइज बना सकते हैं, लाइक मैंने एक बड़ा कॉलम बना दिया इस तरीके से, यहाँ पे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और एक और डिपार्टमेंट सी, इस तरीके से बना दिया और ये हो गई मेरी पर्टिकुलर्स। तो इस तरीके से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सेपरेट डिपार्टमेंटल अकाउंट इन जनरल दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा है, जहाँ पे बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां हमें हर एक अकाउंट को, हर एक डिपार्टमेंट के अकाउंट्स को सेपरेटली मेंटेन करना होता है। In this method, accounts of each department are kept independently and each department is considered as a separate unit of an organization. ये मेथड ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, मोर देन द ज्यादा एक्सपेंसिव होता है देन कॉलमनल मेथड ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। उसके बाद हमारे पास जो कॉलम वाला मेथड आता है, इसमें हम ये स्मॉल बिजनेस वाले इसको मेंटेन करते हैं, जिनके पास ज्यादा डिटेल्स नहीं होती, इनको हर एक ये एक ही उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अकाउंटिंग शो कर देते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट कंटेन डिफरेंट कॉलम्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। अगर सपोज मैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना रही हूँ तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स है तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम बना लूंगी अमाउंट्स के, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, ठीक है। Expenses pertaining to respective departments are recorded in their particular column, and if the expenses are of common nature, they get distributed among all departments according to concerned ratio. अब हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस में हम जो एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं उन्हें अलोकेट किस तरीके से किया जाता है। कुछ एक्सपेंसेस हैं जो स्पेशली इंकर्ड करते हैं फॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर डिलीवरिंग ऑफ गुड्स टू कस्टमर मे बी चार्ज टू द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो उनके यूजेस के अकॉर्डिंग डिपेंड किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जितना आप उसे यूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग आप उसको एलोकेट करोगे कि किस डिपार्टमेंट में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज की गई है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एक्सपेंसेस है, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले कार्टेज है, कैरी जो हमारा फ्रेट वगैरह होता है। अबव एक्सपेंसेस में बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। इन जो भी हम खर्चे हम कर रहे हैं इनको परचेज जो भी हमने करा है हर एक डिपार्टमेंट का उसके बेस पे से अलोकेट करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली एसेट की वैल्यू जो होगी हर डिपार्टमेंट की उसके बेस पर अलोकेट किया जाएगा। रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल किसके बेस पे होंगे, एसेट्स के बेस पर होंगे कि एसेट किस तरीके से डिवाइड किया गया, क्योंकि हमें उन्हीं को तो रिपेयर और रिन्यूअल करना है। सो मैनेजरियल सैलरी ये डिवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू टाइम स्पेंड बाय द मैनेजर इन ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजर ने कितना टाइम स्पेंड किया है उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे।
नेक्स्ट बिल्डिंग और रिपेयर, हमारे बिल्डिंग रिपेयर रेंट एंड टैक्सेस ये सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग होंगे, फ्लोर स्पेस के अकॉर्डिंग। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे ये सेल्स के अकॉर्डिंग होंगे, हर डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सेल्स हो रहे हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेल्स पर्सनल के ऊपर, सैलरी एंड कमीशन सेल्समैन के ऊपर डिपेंड करेगा। आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सपेंसेस डिस्काउंट ये सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, कितना कितना सेल्स हुई है। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि हर एक डिपार्टमेंट में किस किस नेचर की प्लांट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल की गई है। एम्प्लॉय और वर्कमैन का इंश्योरेंस उनके डायरेक्ट वेज एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग होगा। पावर एंड फ्यूल वर्किंग आवर्स जो उनके हो रहे हैं यूज करने के, आवर्स वर्क एंड मल्टीप्लाई बाय हॉर्स पावर, इसके बेस पे इन्हें एलोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंट में 2 डिपार्टमेंट है और हम उनके बीच में ही जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। An inter-department analysis sheet is prepared at a regular interval, such as weekly or monthly basis, to record all the interdepartmental transfers of goods and services. It is necessary as each department is working as a separate profit center. Transfer of the prices of each transaction can be cost based, मार्केट प्राइस और डुअल बेसिस, दोनों बेसिस पे हो सकता है, या फिर कॉस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। सिंपल 2 गुड्स जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, 2 डिपार्टमेंट कुछ सिमिलर नेचर के गुड्स हैं तो उनको हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, और इनका जो हम शीट प्रिपेयर करते हैं वो हम वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं और मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं। सो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर प्राइस के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एक है कॉस्ट बेस्ड, एक है मार्केट बेस्ड, एक है डुअल प्राइसिंग सिस्टम। कॉस्ट बेस्ड है वेयर द ट्रांसफर प्राइस इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एक्चुअल और टोटल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट। जब हम कॉस्ट के बेस पर प्राइस डिसाइड करेंगे दैट इज कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। अगर मार्केट के बेस पे करेंगे तो फिर मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस कहलाएगा, वेयर द गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट सेलिंग प्राइस फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। ओके, therefore, unrealized profit on the goods sold is debited from the selling department in the form of stock reserve for both opening and closing stock. और dual pricing system भी हम अपना सकते हैं जिसमें हम दोनों ही methods को select कर लेंगे। The goods are transferred on the selling price by the transfer department and booked at the cost price by the transferee department. Okay? तो यहाँ पे ट्रांसफर डिपार्टमेंट इसे कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा और ट्रांसफरर डिपार्टमेंट इसे सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा और ट्रांसफरी इसे कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा, जहां पर दोनों ही मेथड्स इंक्लूड हो गए हैं। अब हम लास्ट में डिफरेंस देखते हैं हमारा ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। सो ब्रांच आर एस्टेब्लिश्ड बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम हेड ऑफिस सेपरेट करके हम इन्हें प्लेस करते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंडर सिंगल रूफ रन किए जाते हैं। ब्रांचेस जोग्राफिकली सेपरेटेड होती है, डिपार्टमेंटल जोग्राफिकली सेपरेटेड नहीं होती है क्योंकि अंडर सेम रूफ इन्हें मेंटेन किया जाता है। ब्रांचेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि आर द आउटकम ऑफ टच कंपटीशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस को एक्सपेंड करना, कंपटीशन को बढ़ाना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। डिपार्टमेंटल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि फास्ट ह्यूमन लाइफ को हम जो फास्ट ह्यूमन लाइफ है उसको और ज्यादा अच्छे से रिजल्ट इंप्रूव कर सके। टाइप्स है इसके, ब्रांचेस है 2-3 तरीके की, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन, लेकिन डिपार्टमेंटल के अंदर कोई भी फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। ब्रांचेस में जो कॉमन कॉस्ट होती है उन्हें अलोकेट कर दिया जाता है। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल होती हैं वो अकॉर्डिंग टू जॉब, जो भी जॉब होती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अलोकेट करते हैं और यहाँ पर एलोकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है रिकंसिलाइजेशन, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो होता है हर एक डिपार्टमेंट के अकाउंट्स को रिकंसाइल किया जाता है और डिपार्टमेंटल में कोई भी रिकंसिलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर एक ही रूफ के अंदर सिर्फ हम हर एक डिपार्टमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट खत्म होता है। कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।